अटेंशन, एक बार पुनः आपके इस पैरिस एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। कक्षा 11 के चैप्टर फ्रिक्शन पे मैं आपसे बातें कर रहा था, जिसमें हमने आपसे लास्ट वीडियो में सीमांत घर्षण और स्थैतिक घर्षण पे हमने आपसे बात की थी। सीमांत घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण क्या होता है, घर्षण का फील दिया था। तो उसी बात को थोड़ा सा मैं रिकॉल करते हुए आज हम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, गतिज घर्षण को पढ़ेंगे और उसके फील को समझेंगे और क्या चीज़ें होती हैं उन बातों को भी समझते हैं। तो देखो, और याद देखो, सबसे पहली बात, यदि मैं आपसे बातें किया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन की बात किया था, तो बातें वहाँ पे हमने आपसे यह की कि एक बॉडी लिया और इस बॉडी को यहाँ पे ये mg हो गया, ये m का है तो ये आपका n हो गया, ये f। तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ, हमेशा फ्रिक्शन पीछे की तरफ। तो ये फ्रिक्शन जो था ये पूरी तरीके से वेरिएबल था। ये फ्रिक्शन पूरी तरीके से क्या था, हम लोगों ने प्राप्त किया था, वेरिएबल था। ये एक ऐसे स्टेज पे पहुंचा जहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। यही मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग बोलते हैं क्या, सीमांत घर्षण, जिसको हम एफ लिमिटिंग के नाम से जानते हैं। एफ लिमिटिंग, सीमांत घर्षण को एफ लिमिटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये जो वैल्यू रही इसको हम लोग बोलते थे स्थैतिक घर्षण। मैंने आपको वहाँ समझाया कि इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, किसी बॉडी से ये एब्जॉर्ब करते हैं, निकालते हैं कि कोई बॉडी कब तक रेस्ट पे रह सकती है। यानी मैं एक सेंस, सामान्य भाषा में यदि समझने के लिए मैं आपसे कहूँ तो एक पावर पता कर पाते कि वो बॉडी कितने फोर्स, अप्लाइड फोर्स को सहन कर सकती है रेस्ट में रहने के लिए। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि आप देखो यहाँ इसको खींचते रहते हैं और इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये फोर्स क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग है ना। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, ये अपने आप को। जैसे मैं एक आपको दिखाया भी था कि यदि ये 50 न्यूटन है तो ये अपने आप को 50 कर लेगा। यदि आप इसकी एफ लिमिटिंग इसकी 60 निकाले हो, और इसका फार्मूला हम लोग निकालते हैं म्यूएस इंटू एन, और एन के लिए हमने बताया था हमेशा डायग्राम के अनुसार निकालिएगा, हमेशा एन डायग्राम से ही निकालिएगा, ठीक है। तो अब एफ लिमिटिंग निकाले आप 60, इस बॉडी की एफ लिमिटिंग निकाले 60 निकाले, क्योंकि आपका स्थैतिक, अब देखो क्योंकि स्थैतिक घर्षण क्या होता है, उसकी वैल्यू ऐसे होती है ना, एफ लिमिटिंग, ये चीज़ें, यानी इसका मान 0 से और मैक्सिमम के बीच में इस तरीके से चलता है। यानी ये वेरिएबल पूरी तरीके से ये हम बॉडी के अनुसार निकाल सकते हैं। इन सब सारी चीज़ों पे हमने चर्चा की। तो ये बॉडी देखो, यदि मैं इसको 50 से खींच रहा हूँ, इसकी एफ लिमिटिंग 60 की, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉडी इधर जाने लगेगा। ऐसा ये बॉडी पे ये 60 इधर लग रहा है, इधर 50 लग रहा है। यदि नॉर्मल वे में आपसे बातें करूँ तो ये इधर जाएगा, लेकिन घर्षण क्या है, ये इधर इसको ले नहीं जाएगा, ये इधर ले नहीं जाएगा। इधर वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगा कि ये 50 लगा रहा है तो मैं भी 50 लगाऊं, वो बॉडी को रेस्ट पे ही रखेगा। वो बॉडी को क्या करेगा, रेस्ट पे रखेगा। यदि ये 55 हुआ तो ये अपने आप को किस पे डाल लेगा, 55 पे डाल लेगा। यदि ये 60 हुआ तो ये अपने आप को 60 कर लेगा। यदि अब ये 61 हुआ तो मोशन पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोशन पे आ जाएगा। तो जब मोशन पे आ जाएगा तो उस बल को कहते हैं हम लोग, उसी बल को, उस जहां मोशन पाया उस घर्षण को कहते हैं हम लोग गतिज घर्षण। उस घर्षण को हम लोग कहते हैं गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। चलो अब उसी बात को समझते हैं ना, जानते हैं क्या होता है, पूरी तरीके से उस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो गतिज घर्षण, अगली हेडिंग होगी गतिज घर्षण। गतिज घर्षण, चलो यहां से हमारी हेडिंग रही गतिज घर्षण। अब इस बात को समझो, गतिज घर्षण क्या है। देखो, एक नॉर्मल वे में पिंड को रखा, हमने इस पे फोर्स लगाया F। देखो ये तो नीचे लगाएगा mg, ऊपर लगाएगा क्या, n, तो ये हो गया F। अब इतनी लेक्चर यहाँ तक आ गए हैं हम लोग, तो जाहिर सी बात है पोजीशन से समझ में आई होगा। फ्री बॉडी डायग्राम भी मैंने आपको पढ़ाया। तो अब फ्रिक्शन कहाँ लेगा, टेंजेंशियल लगता है पीछे की तरफ, तो ये F। तो देखो ये यदि अप्लाइड फोर्स यहाँ पे F1 का मान अभी छोटा है किससे, Fs से ना, छोटा है, यानी ये वैल्यू ज़्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये मोशन पे नहीं करेगा। यदि मैं कहूँ कि यही अप्लाइड फोर्स ऐसा हो जाए, ये वैल्यू लगभग एफ लिमिटिंग कर लो, लिमिटिंग हो गया F2,
यदि ऐसा हो गया तो यहाँ पे यानी मैंने कहा F2 छोटा भी है, लगभग F लिमिटिंग के बराबर भी है। यदि ऐसा हुआ यानी अब बराबर भी कह सकते हैं, तो अब इसके पास टेंडेंसी आ जाएगी मोशन करने की। उससे मैं जरा सा भी अधिक होऊंगा तो ये बॉडी क्या करने लगेगी, मोशन करने लगेगी। जब मोशन करने लगेगी तो हमने आपसे बताया था, बातें भी की थी कि ये मोशन, क्योंकि देखो घर्षण क्या है, हमने बताया था घर्षण रिलेटिविटी मोशन का अपोज करती है। किसका करती है, रिलेटिविटी मोशन का, सापेक्ष गति का अपोज करती है, विरोध करती है ना। तो ये बॉडी आगे की तरफ बढ़ेगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ। और यदि मैं ऐसी बातें कहूँ कि यदि ये बॉडी अब ये देखता है इसको, तो ये बॉडी पीछे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, इधर की तरफ। तो ये अप्लाइड फोर्स होगा, ये फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ ये अप्लाइड है तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। ये चीज़ है। तो गतिज घर्षण क्या होगा, जब ये गति करना प्रारंभ करेगा। यानी ये घर्षण ऐसा नहीं है कि घर्षण बल केवल उसको रेस्ट पे ही रखने का काम करता है। रेस्ट पे स्थैतिक घर्षण, गतिज पे क्या होगा, गतिज घर्षण। हाँ, ये जो घर्षण बल होगा पूरी तरीके से, ये जो गतिज ये घर्षण बल होगा ये पूरी तरीके से कांस्टेंट होगा ना। ये पूरी तरह ये वेलोसिटी वगैरह पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहला चीज़ है। ये आप ये लिख सकते हो कि अब अप्लाइड फोर्स का मान, अप्लाइड फोर्स का मान आरोपित बल, इसको हम लिख लेंगे आरोपित बल। आरोपित बल यदि बड़ा हो गया किससे, F लिमिटिंग से, F लिमिटिंग से बड़ा हो गया, तब ये क्या करने लगेगा, बॉडी गति में करने लगे, गति हमें आने लगेगा ना, गति करने लगेगा। दूसरी बात, ये जो है पूरी तरीके से कांस्टेंट है ना, ये जो फोर्स है पूरी तरीके से कैसा है, कांस्टेंट है। ये डू नॉट डिपेंड क्या, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। तो आप लिख सकते हो वेग पर निर्भर नहीं, वेग पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। अब दूसरी बात, यह भी कुछ वैसा ही है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, नॉर्मल। अब यहाँ जो कोफिशिएंट यूज होगा वो होगा म्यू के इंटू एन, और यही एन कहलाएगा गतिज घर्षण गुणांक, गतिज घर्षण गुणांक। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ ना। लास्ट वीडियो यदि देख के नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक को डाल दूंगा, उसको देख के आइए, पढ़ के आइए। ठीक है, तो बात समझ में आपको आएगी। ठीक है, और अब तो नोट्स भी मैं रख चुका हूँ ना। आप क्या करें, लास्ट में डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को रखा हूँ, टेलीग्राम के लिंक को रखा हूँ। आप जितने आलसी लोग हो या तो खुद से नोट्स बनाओ, अच्छी बात है। जितने आलसी लोग हो लिखना नहीं चाहते हो तो चुप मार के डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा हूँ, वहाँ से टेलीग्राम का लिंक उठाओ, वहाँ पे चैनल को विजिट करो और चैनल पे विजिट करके वहाँ से नोट्स को ले लो। ठीक है, और लिखो। ठीक है, तो ये हो गया गतिज घर्षण गुणांक एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू क्या, एन। और एन को हमेशा हमने कहा डायग्राम के साथ लेना, एन को हमेशा हमने क्या कहा है, डायग्राम के साथ लेना। तो ये कुछ इसी तरीके का है फ्रिक्शन सीमांत की तरह। यदि मैं आपसे बातें करूं तो ये टू टाइप से लगते हैं। एक आपका इसका होता है सर्फी घर्षण होता है, ये टू टाइप से होता है सर्फी घर्षण। इस पे मैं बारी बारी बातें करूंगा, आज केवल हम गतिज घर्षण पर बातें करने वाले, इनको अभी थोड़ी देर के बाद बातें अगले वीडियो में बातें करेंगे। एक होता है लोटनिक घर्षण, यानी इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसको बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन जिसमें बक्से को हम लोग घसका के सरका के ले जाते हैं, यानी कोई पार्ट रखा उसको हम ढकेल कर ले जा रहे हैं तो वो घसक, यानी मोशन में, रेस्ट में नहीं है, मोशन में। यानी हम कोई भारी बक्सा है और उसको हम लोग टेका के ना ढकेल कर ले जाते हैं, जो रगड़ते हुए आवाज़ आता है ना, घिसता हुआ आवाज़ आता है, जिससे इरिटेशन होता है ना। तो यानी ये ब्लॉक रखा, इस ब्लॉक को दो लोग पकड़ के मान लो ऐसे ले जा रहे हैं, ये रस्सी है इसका, ये इस रस्सी को पकड़ के दोनों लोग खींच के ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो होगा, ये देखो मोशन कर रहा है इधर, तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा वो ये होगा क्या, एफ के। लोटनिक घर्षण, इसके नीचे हम लोग क्या करते हैं, एक रोलर पार्ट का यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल पार्ट का यूज करते हैं। जैसे बहुत भारी वस्तु रहता है, देखा होगा हम लोग घरों में कोई भारी वस्तु रहती है, यदि नहीं घसक पाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसके नीचे बांस ओस, बड़ा वाला बांस ओस ला के रख देते हैं ना, बड़ा वाला बांस ला के रख देते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी दिखाऊं,
चलिए मैं अभी कुछ दिखाता हूँ। यहाँ देखो जैसे ये है, तो इस कंडीशन पे देखो यदि मैं इसको घसका रहा हूँ तो ये जो घसक रहा है यहाँ ना, ये जो घसक रहा है तो इनके बीच में, इनके दोनों लेयरों के बीच में जो बल लग रहा है, ये इधर बल लग रहा है अप्लाइड फोर्स, मेरे द्वारा जो बल लगाया गया इस डायरेक्शन में, जो फ्रिक्शन होगा इस डायरेक्शन में ऐसा फ्रिक्शन होगा। अब देखो ये जो अभी मोशन में, अभी तो क्या रेस्ट पे है, हमने बल लगाया ये आगे नहीं बढ़ा, मैंने और बल लगाया ये आगे नहीं बढ़ा, मैं और बल लगाया ये आगे नहीं बढ़ा, मैं बल लगा रहा ये आगे नहीं बढ़ा। तो ये हो गया क्या, जब मैं बल लगा रहा हूँ तो ये अपने आप को एडजस्ट कर जा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इधर एडजस्ट कर रहा है, मेरा बल इधर, मैं इसको पकड़ के इधर खींच रहा हूँ लेकिन जा नहीं रहा, ये जा नहीं रहा, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा है, यानी इसी को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, हम लोग कहते हैं स्थैतिक घर्षण। अब ज़्यादा बल लगाया, इसका मान भी बढ़ता जा रहा है, जितना मैं इधर लगा रहा हूँ इतना ये पीछे लगा रहा है, इसलिए ये बढ़ नहीं रहा। तो एक ऐसा समय आया जहाँ पे अब ये गति करने ही वाला है, गति करने ही वाला है, तो उसी को कहते हैं एफ लिमिटिंग। अब उससे जरा सा भी अधिक हुआ तो पार्टिकल मोशन करने लगता है, तो ये होती है, अब जब मोशन करने लगता है और इसी पे बल लगा रहे अप्लाइड फोर्स तो पीछे फ्रिक्शन, तो उसको बोलते हैं हम लोग गतिज घर्षण। दो प्रकार से होते हैं, जब ये दोनों समतलों के बीच में लगेगा, दोनों समतलों के बीच में, और इसी के बीच में हम क्या करें कि इनके नीचे यदि हम कोई रोलिंग पार्ट लगा दे, ऐसे रोलिंग पार्ट इस तरीके से रख ले, तो देखो अब इसको रोलिंग पार्ट यदि लगा दे तो देखो कितनी आसानी से मूव करेगा। अब थोड़ा सा भी बल लगाओगे तो देखो ये ना कितनी आसानी से मूव करेगा। तो ये जो घर्षण बल होगा ना, डायरेक्ट टायर वगैरह घर पे देखो यार, पहिया या किस पे लगा के चला रहा हूँ, बक्से को ढकेल कर, अब गाड़ी का पहिया हटा के खाली इंजन को रगड़ना रहेगा तो समझ लो टायर ना लगाया है, कार में भी पहिया लगाया, कार के पहिए को हटा कर रगड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सरफी। अब उसके नीचे पहिया लगाया तो अब ये देखो रोलिंग बॉडी, ऐसे ही घर का बक्सा वक्सा बहुत भारी होता है जो घसकता नहीं है, तो उसके नीचे हम ऐसे ही दो बांस लगा देते हैं और बांस को घुमा कर उसको ले जाते हैं तो आसानी जाता है ना। तो ये देखो ये जो हुआ वो लोटनिक घर्षण है, ये आपका क्या होगा, लोटनिक घर्षण। चलो अच्छा, इन दोनों पे हम चर्चाएं बारी बारी लेक्चर में करेंगे। तो अभी आज हम पढ़ रहे हैं गतिज घर्षण पे, तो गतिज घर्षण पे ये क्या होगा, आरोपित बल एफ लिमिटिंग से क्या होगा, ज़्यादा होगा, एफ लिमिटिंग से हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये कांस्टेंट फोर्स है, ये डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड पाथ्स भी कह सकते हो ना, नहीं पाथ जाने दो, डू नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी एंड सेफ एंड साइज भी, सेफ एंड साइज से बहुत विशेष है, इसका लेना देना नहीं है। वहाँ सरफेस पे जो वो आपका सरफेस करेगा उसके जिस सरफेस को एरिया कवर करेगा उस पर डिपेंड करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये हो गया कि एफ के नॉर्मली ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन यानी आर, तो इसको हटा के हम म्यू के लिए जिसको गतिज घर्षण गुणांक कहते हैं। और यन हमेशा आप डायग्राम से ही लीजिएगा, यन हमेशा किससे लेना है, आपको डायग्राम से ही लेना है। और यह बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एफ के इज ग्रेटर देन एफ लिमिटिंग, तभी कोई वस्तु मोशन पे रहेगी, गति में रहेगी। यदि यह जरा सा भी कम होगा, ये जरा सा कम होगा या बराबर वाले केस की बात कर ले तो ये बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी। यानी मैं एक प्रकार से आपसे बातें करूँ तो एफ लिमिटिंग रेस्ट में रखने के लिए मैक्सिमम है और मोशन में रखने के लिए क्या होगा, मिनिमम फोर्स है। कैसा फोर्स है, मिनिमम फोर्स है, इस बात को ध्यान में रखेगा। चलिए आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं ना, इतनी बातें पहले नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, नोट करिए। चलिए आइए इसको क्वेश्चन के माध्यम से भी समझते हैं, ठीक है। क्या होगा, ठीक है, छोटी छोटी बातों को आप नोट करके चलेंगे, ठीक है। चलिए इस बात को समझते हैं। जैसे मैं कह लूँ, जैसे मैं सिंपल सी बातें करूँ कि पहले एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखा जिसका मास मैं कहा 5 किग्रा है, इसको मैं मान लेता हूँ 50 न्यूटन के बल से मैं इसको खींच रहा हूँ, 50 न्यूटन के बल से खींच रहा हूँ। तो जो इसमें जब सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि जब मैं 50 न्यूटन के बल से इसको खींच रहा हूँ और इसका घर्षण गुणांक यानी म्यू के ना, घर्षण गुणांक 0.10 है, तो मैं आपसे पूछ रहा कि क्या यह बॉडी मोशन करेगी, क्या यह बॉडी मोशन करेगी, पहली बात। दूसरी बात, करेगी या देखो क्या यह वस्तु, पिंड कह लो, क्या यह पिंड गति
करेगा देखते हैं। दूसरी बात, करता है तो ए का मान एक्सेलरेशन बताइए, करता है तो एक्सेलरेशन बताइए। चलो आओ समझते हैं। तो इस बात को देखो, पहले मैंने क्या किया, 5 की ग्रह का पिंड है, इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, और हमें पता है कि सतह उस पे ऊपर क्या लगाएगी, नॉर्मल, और इसको अप्लाइड फोर्स कितना, 50 न्यूटन। जैसे ही 50 न्यूटन से मैं इसको इधर खींचा, फ्रिक्शन इधर लगा ना, फ्रिक्शन फोर्स इधर, ये दोनों इसको न्यूटन। अब यहाँ देखो ये जो Fk लग रहा है, चलो पहले F लेके चलते हैं ना। तो अब यहाँ से देखो पहले हम Fs निकाल ले कि क्या ये मोशन करने लगेगा, तो हम Fs निकाल लें ना। ये घर्षण गुणांक है, बस लिख लो म्यू, घर्षण गुणांक 0.1। तो हमने Fs निकाला, Fs इक्वल टू μs इंटू कितना, n। n हमने कहा था डायग्राम से देखो, तो n देखो ये नीचे कितना है n, ऊपर कितना है mg। तो यहाँ हो गया Fs, F लिमिटिंग लिख लो, F लिमिटिंग इक्वल टू 0.1 इंटू n, कितना हो गया 5। तो ये हो गया कितना 0.5, 0.5 न्यूटन। यानी यहाँ पे 0.5 न्यूटन का बल लग रहा, 0.5 न्यूटन का बल लग रहा है। यानी पीछे 0.5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 50 वोल्ट का लग रहा है। यानी तब इसका मतलब ये फोर्स कम है, ये फोर्स ज़्यादा है। एफ लिमिटिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 तक ही रेस्ट पे रह सकता है, इसके बाद ये मोशन करने लगेगा। तो यानी इसका मतलब कि ये मोशन करने लगेगा ना, ये कम है ये अधिक है। तो अब देखो एफ लिमिटिंग इज लेस देन, यानी एफ लिमिटिंग छोटा होगा किससे, अप्लाइड फोर्स से। जब ऐसी केस आएगी तो यह बॉडी किस में आ जाएगी, मोशन में आ जाएगी, मोशन करने लगेगी। तो ये मोशन करने लगा, जब मोशन करने लगा तो पूछा एक्सीलरेशन बताइए, तो यहाँ इस डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो अब एफ नेट निकाल ले, तो एफ नेट निकाल ले तो m इंटू ए। तो एफ ये 50 न्यूटन से एफ माइनस क्या हो गया, एफ एस लिख लीजिए, ठीक है। तो अब यही एफ एस या एफ के कह लीजिए, पीछे की तरफ एफ के लगेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, एफ इक्वल टू यम इंटू ए। यफ कितना है 50 न्यूटन माइनस 0.5, और ये m कितना है हमारे पास 5। m कितना है हमारे पास 5 इंटू ए हमें नहीं पता। तो a बराबर ये जब घटेगा तो ये आपका हो जाएगा 49.5, ये 5 इसके बटे में, तो a बराबर 5 9 45, 5 ये हो जाएगा 9 बार में जाएगा, और ये 4 और 10 ये 4 बचा, 4 9 45, ठीक है। तो 9.99 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका एक्सीलरेशन होगा, ये इसका, यानी मोशन कर रहा है, और एक्सीलरेशन कितना है 9.9 मीटर पर सेकंड, लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से ये चलने भी लगेगा, ठीक है। तो फटाक से लिखिए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ना, जल्दी करिए, चले चलो। अच्छा अभी फील आया, ये मोशन अब करने लगा। अभी ये यही बल ज़्यादा हो जाता तो ये रेस्ट पे ही पड़ा रहता ना। अब चलो थोड़ा सा और लेते हैं, थोड़ी बातें और आसान करते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट लिया, और इस ऑब्जेक्ट पे इसका मास कह रहा है 10 किग्रा है। इसको मैं 30 डिग्री, यानी मैं इस पे 100 न्यूटन का बल लगा के 30 के एंगल पे मैं इसको खींच रहा हूँ, 30 के एंगल पे यदि खींच रहा हूँ, क्या बॉडी रेस्ट पे रहेगी या मोशन करने लगेगी, इस बात को समझो। यदि मैं इसको इधर खींच रहा हूँ तो एक बात देखो, ये दो कंपोनेंट देखो, पहले तो इसका वेट आया कितना mg, ये उस पर ऊपर लगाएगा कितना n। इस फोर्स का एक कंपोनेंट नीचे, एक कंपोनेंट ऊपर, तो ऊपर एक लगेगा कितना f साइन थीटा लगेगा, क्योंकि हमें पता है बेस के साथ क्या आता है, कॉस आता है। बेस के साथ कॉस आएगा और लंब के साथ क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये f कॉस थीटा, ये f क्या साइन थीटा। तो ये f कॉस थीटा है, 100 न्यूटन के बल से खींचा, इसे दो कंपोनेंट में बटा ये और ये, तो इसका मतलब खत्म। तो f कॉस थीटा, ये देखो f कॉस थीटा से, तो f कॉस थीटा का मतलब ये 30 डिग्री, और ये भी कितना हो गया 30 डिग्री। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है ये देखो, तो फिर पता कर लेंगे। तो फ्रिक्शन की बात करें तो f इक्वल टू क्या हो गया, अब ये कह दिया म्यू इक्वल टू 0.2 है, तो ये हो गया 0 ऐसा भी लिख लो, म्यू इक्वल टू 0.1, 2 भी रख लो। तो म्यू इंटू क्या हो गया n। हमने कहा n बार बार आप फाइंड आउट करिए, किससे, डायग्राम के साथ, n बार बार फाइंड आउट करिए डायग्राम के साथ। तो अब देखो n mg को ये दोनों मिलके कवर कर रहे हैं, यानी n प्लस f साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया mg 30 डिग्री। तो n हमें नहीं पता है, तो mg माइनस f साइन 30 डिग्री
m मतलब कितना 10 किग्रा, g का मान भी 10 रख लीजिए, f 100 न्यूटन के बल से आप खींच रहे हो, साइन 30 की वैल्यू 1 कितना हो गया 2, तो ये हो गया 100, ये कटेगा 50 माइनस 50 इक्वल टू 50 न्यूटन। यानी अब यहाँ से जो n का मान है वो 50 है, तो f इक्वल टू देखो f ये हो गया 0.1 इंटू 50, तो ये हो गया f, यहाँ 10 से गुणा करेंगे 1 और ये हो गया 5 न्यूटन। यानी पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 5 न्यूटन का, पीछे की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन कितना 5 न्यूटन का। अब एक बात समझो, बेहतरीन बात समझो, यदि मैं इसकी बातें करूं इधर कितना तब लग रहा है इस वाले डायरेक्शन में, तो दूसरी बात है F अप्लाइड फोर्स देख लो, आरोपित बल, तो आरोपित बल F cos 30, तो F cos 30 तो ये हो गया 100 न्यूटन इंटू √3/2 हो जाएगा 30 का, √3/2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 50 हो गया, तो 50 गुणे 1.73 हो गया, यानी आपका हो जाएगा 5 गुणे 17.3 हो जाएगा, तो 17 5 से 15 और 7 पूरे 35 और 36 और 5 ये हो जाएगा 8, तो 86, ये लगभग 86.5 न्यूटन का बल होगा, ये लगभग कितना होगा 86.5 न्यूटन का बल, तो ये 86.5 न्यूटन का बल आया, ये लगभग 50, यानी ये आपका 5 न्यूटन इधर लग रहा है, ये 86 का, तो इस कंडीशन पे तो बॉडी मोशन करेगी ना, या आप क्या हो गया अप्लाइड फोर्स हमारे पास, यानी ये फोर्स ज़्यादा हो गया किससे, F लिमिटिंग से ज़्यादा हो गया, इस वजह से ये क्या करने लगेगा मोशन। आपसे इस केस में पूछ लेता है क्यों मोशन करेगा, आप ये शर्तें लिखेगा, दूसरी बातें इसमें पूछ सकता है आपसे ये बातें भी, तब एक्सेलरेशन बताइए, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा m इंटू ए, तो यहाँ बल कितना लगा रहे हो F cos 30 माइनस ये कितना है F इक्वल टू 10 किग्रा का पिंड है, ये हमें नहीं पता, ये बल हमारे पास आया लगभग 86.5, ये लगभग कितना आया है 5 आया है, और ये हो गया 10.a, तो ये आपका घटेगा तो ये 81.5 इक्वल टू 10a आएगा, यानी a बराबर 81.5/10 यानी 8.15 न्यूटन, सॉरी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से हम सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली बातें भी समझ में आ गई होगी, ऐसा उम्मीद जताता हूँ। तो आगे के कंटेंट के लिए अगले वीडियो में हम मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब ढेर सारा मन लगा के पढ़िए, थैंक यू।